हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ईरान वॉर की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में हमें काफ़ी पैनिक देखने को मिल रहा है और इंडियन मार्केट्स में भी आज हमें काफ़ी पैनिक देखने को मिला। और इस पैनिक में अब एक नया एंगल ऐड हो गया है, वो है ब्लैक रॉक। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट किधर जा रहा है और ब्लैक रॉक की क्या कहानी और कितना मार्केट पर इम्पैक्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, पहले मार्केट पैनिक के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके का जो है वीकेंड में डेवलपमेंट्स हुई और उसके अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था वो अब ट्रांसलेट होता हुआ हमें दिख रहा है। आज जब सवेरे मार्केट्स खुले तो आप देख सकते हैं कि कॉस्पी करीब, ये अभी आपको रिसेंट डेटा दिखा रहा हूँ, करीब 1 बजे का, सवेरे इससे भी ज़्यादा खुले थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। निक्केई भी 5% डाउन है। हैंगसेंग में थोड़ा सा बेटर हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर आप देखें तो वो 2% से कम गिरा हुआ है, लेकिन नेगेटिव है। तो एशियन मार्केट्स में फुल पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी जब आज खुला तो उसमें भी 500 से 600 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। विक्स अगर आप देखें तो विक्स में किस तरीके का राइज देखने को मिला है, हम 24 लेवल के आसपास पहुंच गए। दोस्तों, अभी 2-3 महीने पहले हम 9 के लेवल के आसपास थे और हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस वक्त बड़े स्केल पर जो है पुट्स की पोजीशन बन रही है, क्योंकि ऑप्शन सस्ता है और आने वाले कुछ महीने में ऐसा हो सकता है कि विक्स बढ़ेगा। और क्रूड, सबसे जो बड़े पैनिक की बात है कि क्रूड 100 के लेवल को पार कर गया। अभी कुछ हफ्तों पहले ही ये 60s 70 के बीच में घूम रहा था और यूएसडी आईएनआर ये भी अब 92 के लेवल के आसपास पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट में फुल पैनिक हमें देखने को मिल रहा है, कहीं से भी निकलने की जगह यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से मार्केट्स किधर जाएंगे ये हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए ब्लैक रॉक के बारे में समझते हैं कि वहाँ पर क्या है हुआ और कितना उसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। और आप में से काफ़ी लोगों ने कल के वीडियो में रिक्वेस्ट भी किया था कि ब्लैक रॉक के बारे में बात करूं, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि वहां पर क्या हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन ब्लैक रॉक के स्टॉक में करीब 7% की गिरावट हमें देखने को मिल गई। और हुआ ये कि ब्लैक रॉक में जो फंड में जो लोग पैसा लगाते हैं, सो विथड्रॉल इन वन ऑफ देयर फंड्स, ये जो फंड है एच लैंड, इसमें उन्होंने विड्रॉल को लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और हुआ ये कि 9.3% वहाँ से विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई, जिसकी टोटल वैल्यू थी $1.2 बिलियन। लेकिन फंड ने कहा कि 5% से ज़्यादा का हम आपको विड्रॉल करने नहीं देंगे। तो $1.2 बिलियन की विड्रॉल की रिक्वेस्ट थी और $600 मिलियन का उन्होंने पे आउट दिया। सो 47% का हेयर कट हो गया। अब इसकी वजह से जो है करीब 7 से 8% स्टॉक डाउन रहा, 8.3% तक का फॉल देखने को मिला। और बाकी के जो दूसरे प्राइवेट क्रेडिट फंड्स थे केकेआर और एरिस, उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और ये जो विड्रॉल था ये क्यों किया जा रहा था, तो वीक यूएस जॉब डेटा आया, ईरान वॉर था, इसकी वजह से जैसा कि होता है जब भी रिस्क बढ़ता है तो लोग पैसा फंड से निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये कितना सीरियस है, किन लोगों ने पैसा निकालने की कोशिश की, क्या ब्लैक रॉक बंद हो रहा है, एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो पहले हम समझते हैं ये प्राइवेट क्रेडिट होता क्या है। ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं था जैसा हमारे देश में होता है, ये कोई ETF नहीं था।
ये एक प्राइवेट क्रेडिट फंड था। तो प्राइवेट क्रेडिट फंड क्या होता है? तो अगर आप देखें कि अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या नया बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे फंड चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं इक्विटी मार्केट में नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं बैंक में जाऊँगा और बैंक से बोलूँगा भाई आप मुझे लोन दो। बैंक वाला बोलेगा भाई आपकी कंपनी को हम लोन नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं जाकर बॉन्ड मार्केट में जाऊँगा, बॉन्ड इशू करूँगा। अब बॉन्ड इशू जब करने जाऊंगा तो हो सकता है कि लोग मेरा बॉन्ड ना सब्सक्राइब करें, बोले भाई आप कौन सी कंपनी हो, आपकी तो कोई बिजनेस हमने देखा नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू। तो हो सकता है मेरा बॉन्ड मार्केट भी सक्सेसफुल नहीं हो। तो तीसरा तरीका क्या होता है कि मैं प्राइवेट क्रेडिट कंपनीज के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ देखो मेरा ये बिजनेस प्लान है, आप मुझे लोन दो। वहां पर कुछ चांसेस होते हैं कि वो लोन मुझे दे दें। अब वो प्राइवेट क्रेडिट कंपनी के पास कहाँ से आता है पैसा? तो उनके पास अलग अलग इन्वेस्टर्स पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 8 से 10% का रिटर्न देंगे। दोस्तों यूएस जैसे मार्केट में 8 से 10% की रिटर्न ह्यूज होती है, इक्विटी मार्केट से भी ज़्यादा होता है। और कौन लोग इस प्राइवेट क्रेडिट फंड में पैसा रखते हैं? बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, उन्हें पैसा कमाने से मतलब है, तो वो इनके पास पैसा रखते हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये प्राइवेट क्रेडिट फंड है और इसमें जो होता है लोग इन्वेस्ट करते हैं। कौन इन्वेस्ट करते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए फंड हाउसेस करते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो HNIs होते हैं, फैमिली ऑफिसेज होते हैं, कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर वो पैसे देता है। अब इनके पास पैसे आ गए, अब ये पैसे वो 8-10% रिटर्न कैसे देंगे? तो वो आगे कंपनीज को देते हैं। बहुत सारी कंपनी जैसे AI की कंपनी है, OpenAI है, वो इससे लोन लेते हैं। तो हो सकता है ये 15% पे इसको लोन दे रहे हो और इनको 10% का रिटर्न दे रहे हो। तो बीच का जो गैप होता है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी वो इस पर पैसा कमाती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है और यहीं पर ब्लैक रॉक और KKR टाइप की कंपनीज काम करती हैं। अब यहां पर इन्होंने बोला कि भाई मैं इस फंड से पैसा निकालना चाहता हूं, तो इन्होंने बोला हम आपको 5% निकालने देंगे, जबकि वो लोग मांग रहे थे 9.3%। तो यही कहानी है। तो ये जो प्राइवेट क्रेडिट बिजनेस है, ये अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में इसमें जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 2008 के बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंक्स ने लोन देना बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। वो लोन ज़्यादा नहीं बांट रहे थे, लेकिन कंपनी को पैसा चाहिए तो एक नया बिजनेस एवेन्यू ढूंढा गया। सो इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर 2008 रेगुलेशन। अब अगर हम इस बिजनेस को और समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है कि लोन्स आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होती है। ओके। सेकेंडली, जो लोन दिया जाता है वो 3 to 7 ईयर्स का होता है और 8 से 12% के रिटर्न्स दिए जाते हैं। इन्वेस्टर्स यूजुअली हैव लिमिटेड विड्रॉल विंडो। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि NAV आया कभी भी बेच दिया कभी भी निकाल लिया। तो वहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और 2008 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अब देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट मार्केट 3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है और ये लगातार ग्रो कर रही है। 2029 तक ये 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कॉर्पोरेट प्राइवेट लोन्स अलोन 1.7 ट्रिलियन टुडे। इतना पैसा इन्होंने कंपनीज को लोन दे रखा है। तो बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है और इसमें जैसे कि मैंने कहा ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है, अपोलो, ग्लोबल मैनेजर्स, एरिस मैनेजमेंट, KKR, ये सारे कंपनीज इसमें काम करती हैं। तो आइए अब थोड़ा और डीपर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो
तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो $3 ट्रिलियन की प्राइवेट क्रेडिट इंडस्ट्री में ये एक हमें एक रिस्क बता रहा है कि क्या यहाँ पर रिस्क है और ऐसा क्यों हुआ। लिक्विडिटी मिसमैच की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर्स कैन रिडीम क्वार्टरली बट लोन्स लास्ट 3 to 7 years। तो आपने जिन कंपनीज को लोन दिया वो 3 से 7 सालों के लिए लिया इस एजम्पशन में कि हमारे इन्वेस्टर्स को हम 10% का रिटर्न दे रहे हैं, तो वो एक साथ आकर बहुत सारा विड्रॉल नहीं करेंगे। किसी भी बैंक में अगर आप देखें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप HDFC ICICI में जाकर एक साथ सब लोग पैसे निकालना शुरू कर दिए तो बैंक कोलैप्स हो जाएगा। इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो बैंक्स वीक हैं। तो ये यहाँ पर हुआ है, लिक्विडिटी की मिसमैच हुई है। और आमतौर पर अगर आप देखिए 10 to 11% रिटर्न कम फ्रॉम लोन्स दैट कैन नॉट बी सोल्ड क्विकली। तो ऐसा नहीं है कि वो जो लोन आगे उन्होंने दिया है उस लोन को वो किसी और को बेच दे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी की यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है और कॉर्पोरेट लोन्स के डिफॉल्ट के डर बढ़ रहा है, तो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक, अगर आप देखें तो एक बीमारी का छोटा सा लक्षण है जो हमें देखने को मिल रहा है। सो प्राइवेट क्रेडिट में भी एंटरिंग अ स्ट्रेस फेज। तो ये पहला ऐसा एपिसोड है और हमें देखना है कि क्या ये आगे बढ़ता है या यहीं पर एक छोटे मोटे इशू की तरह ये निपट जाता है। तो अब आइए बात करते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो फंड से पैसा निकाल रहे हैं। देखिए ये जो फंड होते हैं इसमें ज़्यादातर जो पैसा जमा करते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, फंड हाउसेस, सॉवरेन जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पैसा रखते हैं। और इसमें जो आपके हमारे तरह जो HNIs लोग हैं, फैमिली बिजनेसेस वाले हैं, वो भी पैसा रखते हैं। तो यहाँ पर किसने विड्रॉल किया? तो ज़्यादातर जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई वो HNIs, फैमिली ऑफिसेस एंड वेल्थ एडवाइजरी क्लाइंट्स की आई। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर लार्जली स्टेइंग इन्वेस्टेड ड्यू टू लॉन्ग टर्म होराइजन्स। तो जो बड़े प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। जो HNIs हैं, जो जिन्हें लगता है कि हम यहाँ से पैसा निकाल कर गोल्ड में लगा लें, डॉलर में लगा लें, वो लोग पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं। तो ये एक शुक्र की बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो विड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। अब क्यों वो विड्रॉ कर रहे हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। ऑयल अब 100 को पार कर चुका है। AI 19% ऑफ H-lend लोन्स टाइड टू सॉफ्टवेयर कंपनीज। AI की कंपनीज को उन्होंने लोन दे रखा है, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट AI ड्रिवन बिजनेस डिसरप्शंस। तो AI स्टोरी को भी इम्पैक्ट करेगा। और साथ में कई ऐसे भी केसेस आए हैं जहां जिनको लोन दिया वो कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई। तो ऐसे भी केसेस एक दो हमें देखने को मिले हैं। अभी रिसेंटली एक ऑटो लेंडर था, वो भी बैंकक्रप्ट हो गया USA में। ऑब्वियसली मार्केट वोलेटिलिटी का भी यहाँ पर रिस्क बनता जा रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या ब्लैक रॉक डूबने वाला है जैसे 2008 में फाइनेंशियल कंपनीज डूबी थी? तो आंसर इज नो, ब्लैक रॉक इटसेल्फ इज नॉट इन डेंजर। अगर आप इस फर्म को देखें तो ये इनके पास ये जो फंड मैनेज करते हैं $11.5 ट्रिलियन का अक्रॉस मल्टीपल बिजनेसेस लाइक ETFs, इंडेक्स फंड्स एंड द अलादीन प्लेटफॉर्म। और जिस फंड में इशू हुआ है, जिस ये H-lend फर्म में इशू हुआ है, ये उनके टोटल AUM का 0.2% है। तो कहीं से भी आपको लग रहा है कि इस इशू की वजह से ये कंपनी डूब जाएगी, ऐसा नहीं है। इनका कोर बिजनेसेस सेफ हैं, जो iShares ETF है, इंडेक्स फंड्स हैं और अलादीन प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने कहा। अब इसका इम्पैक्ट जरूर ये होगा कि ये रेपुटेशनल एंड ग्रोथ एम्बिशंस को इम्पैक्ट करेगा और अब लोग इसे इतना सेफ नहीं मानेंगे। जो अभी तक होता आया था कि अरे ये तो फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, 8 से 10-12% रिटर्न मिलता है, तो क्यों ना हम यहाँ पैसे लगाएं, वो अब एक बार लोग सोचेंगे। हालांकि जो फंड हाउसेस हैं वो अभी भी इन्वेस्टेड हैं और आगे भी करेंगे। क्यों?
क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अब आइए एक वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो बुरा से बुरा ये हो सकता है कि लड़ाई चलती रहती है, ऑयल 100 से ऊपर सस्टेन करता है, इकॉनमी पर इम्पैक्ट होता है और इसकी वजह से कॉरपोरेट लोन्स डिफॉल्ट करने लगते हैं। जिन्होंने भी प्राइवेट जो क्रेडिट फंड से पैसे लिए थे, बहुत सारी कंपनियां एक साथ डिफॉल्ट करने लगती हैं, फ्रॉड्स होते हैं और बैंक्रप्सीज होने लगती हैं। तो ये एक अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तब ये एक बड़ा 2008 टाइप क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है। आज के दौर में ब्लैक रॉक का एक बहुत छोटे से हिस्से में हम एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस इश्यू को मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जिस तरीके की वॉर की सिचुएशन बन रही है, क्रूड विक्स में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, लोग इससे कोरिलेट करके देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें इस इशू को फॉर नाउ इग्नोर कर देना चाहिए। अगर इसी तरीके का रेपुटेशन फिर आता है और फिर हमें इसी तरीके का इशू देखने को मिलता है, तब हमें थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी और जब होगा ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहा है। तो दोस्तों आज जिस तरीके का पैनिक हमें देखने को मिला, तो वो बता रहा है कि दुनिया भर में मार्केट्स में अब रिस्क बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है और जो हमारा टारगेट था 23,600 का फर्स्ट टारगेट जो था, वो ऑलमोस्ट करीब 23,700 प्रिसाइसली अगर देखें तो 23695 लगभग यहां से टच करने के बाद मार्केट्स ऊपर आए हैं। और ऐसे सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी एक सिनेरियो है जिसमें हम ये मान के चलें कि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज अगर आप देखेंगे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई शांति की, कोई वॉर रुकने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से एक दिन वॉर रुक जाए? तो एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है कि इजराइल में बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ईरान में तो हो ही रहा है, उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्होंने लड़ाई शुरू की उनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अमेरिका को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, अमेरिका का जो अलाई है सऊदी अरेबिया को भी लॉसेस हो रहे हैं। एक थ्योरी ये है कि ईरान अब नेक्स्ट जो इराक के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जहाँ पर वो पानी, खारे पानी को मीठा पानी में कन्वर्ट किया जाता है, उस पर अटैक कर सकता है सऊदी को झुकाने के लिए। और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते का उनके पास पानी का रिजर्व होगा। तो सऊदी का चूंकि एआई में बहुत पैसा लगा है और एआई का बहुत पैसा सऊदी में लगने वाला है, तो हो सकता है वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप को डाले। जितने भी ये टेक बिलियनर्स हैं वो सऊदी से काफ़ी फंड आगे भी लेना चाहते हैं, तो हो सकता है वो टेक बिलियनर्स और ये सऊदी ये मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करें कि वॉर को रोकिए, क्योंकि हमें बहुत इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। और ऐसे में ट्रंप एक दिन आके बोल सकते हैं कि हम वॉर जीत गए, हमें जो ईरान में रिजीम चेंज करना था हमने कर दिया, हमने वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो अब हम इस वॉर से निकल रहे हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है। कितनी परसेंट है, क्या ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यही एक रास्ता इस वक्त मुझे दिखता है जिसकी वजह से ये लड़ाई रुक सकती है अचानक एक दिन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। अब यहाँ पे आगे मार्केट में क्या होने वाला है? अगर इसी तरीके की सिचुएशन चलेगी, लड़ाई लंबी चलेगी, तो मार्केट्स आगे और भी गिरेंगे। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखें, अगर मैं 5 दिन की बात करूं, तो 5 दिन में मुझे लगता है कि यहां से हमें एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें करीब करीब 2% का राइज। ओके, सो 2% का राइज मतलब करीब 400 से 450 पॉइंट की मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट हमें अगले 5 दिनों में मिल सकती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हर कोई अगर आज बेरिश है, हर कोई बेचेगा तो खरीदेगा कौन? तो मार्केट यहां से नीचे
टेक्निकली जाना बहुत मुश्किल होता है। और जो शॉर्टर्स हैं वो भी जो हैं इसका फ़ायदा उठाकर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जो मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान रखिए, अगले 5 दिनों में 2% का यहाँ पे जंप हो सकता है, 400 टू 450 पॉइंट्स का। क्या ऐसा होगा ही होगा? मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, मैं कंप्लीटली गलत भी हो जाऊँ। लेकिन हमने जो भी डेटा पॉइंट्स को स्टडी किया उसके बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कॉल खरीदने पर अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेट लॉस होगा। रीज़न ये है कि इस वक्त विक्स हाई है, आईवीज हाई है। अगर आप कॉल खरीदेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आईवीज में डिप देखने को मिलेगा और आपकी पोजीशन लॉस में आएगी। इसलिए वो आपको नहीं करना है। ये मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आप अपने ट्रेड्स, अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा ही होगा, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर